जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकेएस सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, ये है हमारा क्रांति यूट्यूब बैच में लेक्चर नंबर 21। और लगातार हम लोग यूनिट 7 और यूनिट 9 में जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन प्री के पेपर में देखने को मिलते हैं, तो ऐसे सारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स हम लोग लास्ट 12 महीने के दोस्तों कवर कर रहे हैं। आप पीछे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लेक्चर नंबर 21 है हमारे क्रांति यूट्यूब बैच का। और अगर आप इस लेक्चर में पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप इस क्रांति यूट्यूब बैच को अगर सीक्वेंस में फॉलो करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा आप इस बैच का ले सकेंगे। अपना एक सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करिए इस क्रांति यूट्यूब बैच के लिए, और उस रजिस्टर में वो सारी बातें शॉर्ट में लिखिए जो हम अपने इन लेक्चर्स में, अपनी इस बैच में, अपनी इस सीरीज में लगातार कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों, ओवरऑल लेक्चर नंबर 21 है इस बैच का। और यूनिट 7 और 9 से संबंधित जो लास्ट 12 महीने के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो हम करंट अफेयर्स कर रहे हैं, उसके अंदर ये पार्ट नंबर 6 है। बिकॉज इस बैच में हमको मल्टीपल चीज़ें पढ़नी है, मल्टीपल यूनिट्स पढ़नी है, तो हर एक चीज़ व्यवस्थित होनी चाहिए। एक होना चाहिए हमारा ओवरऑल लेक्चर नंबर, और उस लेक्चर के अंदर जो टॉपिक चल रहा है अगर उसका भी कोई पार्ट है तो वो भी वहां पर मेंशन होना चाहिए। तो हर एक चीज़ को साफ सुथरा एकदम मेंशन वहां पर किया गया है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहली जो खबर आज हमको देखनी है, जो सबसे पहला करंट अफेयर जो आज दोस्तों हमको देखना है, क्या है आइए देख लेते हैं। नाम लिखा हुआ है एक सॉफ्टवेयर का दोस्तों, जो है नाम लिखा हुआ है, सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? फीस्ट एनालिसिस सॉफ्टवेयर लॉन्च्ड बाय इसरो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। यानी कि दोस्तों यहां पर एक सॉफ्टवेयर का नाम बताया गया है। सॉफ्टवेयर का नाम आप जो है ध्यान पूर्वक समझिएगा। सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? फीस्ट है। ठीक है, सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? फीस्ट है। और ये फीस्ट नामक सॉफ्टवेयर करेगा क्या, तो बहुत ध्यान से आपको ये समझना है। ये फीस्ट सॉफ्टवेयर ये बताएगा कि जब भी हम किसी स्ट्रक्चर को, किसी संरचना को तैयार करते हैं, स्ट्रक्चर मतलब जैसे कि आपने कोई बिल्डिंग तैयार कर दी, ठीक है, तो जब भी हम कोई स्ट्रक्चर, कोई संरचना तैयार करते हैं, किसी बिल्डिंग को हम उसका हम निर्माण कर रहे हैं, तो हमारे वास्तविक दुनिया में उस बिल्डिंग के ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रही हैं, जितने भी बल लग रहे हैं, चाहे वो हवा की वजह से हो, चाहे वो धरती के वाइब्रेशंस की वजह से हो, चाहे वो किसी की चीज की वजह से हो, चाहे हम लोग स्पेस में अपना कोई स्पेस रॉकेट छोड़ रहे हैं, वहां पर लगने वाली जो फोर्सेस हैं, चाहे उसकी बारे में बात हो, तो बेसिकली इसरो का ही कौन सा सेंटर है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। इन्होंने एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है। सॉफ्टवेयर का नाम है दोस्तों फीस्ट। और ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा? धरती पर किसी भी प्रकार का लगने वाला बल यानी कि फोर्स, और उस बल से होने वाला प्रभाव किसके ऊपर? किसी भी स्ट्रक्चर, किसी भी संरचना के ऊपर, तो इस बात की एक बहुत जानकारी देगा। तो इसका दोस्तों काफी ज्यादा जो उपयोग है, ये हमको कंस्ट्रक्शन की फील्ड में भी इसका काफी अच्छा उपयोग देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो एरोस्पेस कंपनीज हैं, जो स्पेस में, अंतरिक्ष में अपने रॉकेट्स बना के भेजती हैं, उनको भी काफी मदद इस सॉफ्टवेयर से देखने को मिलेगी। तो ये सॉफ्टवेयर सिंपली आपकी जो भी स्ट्रक्चर है, कोई भी बिल्डिंग है, कोई भी संरचना है, उस पर जितने भी बल लग रहे हैं, जितने भी फोर्स लग रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर वो सारा डेटा जो है प्रोवाइड करेगा, और उसके अनुसार हम अपने स्ट्रक्चर को ढाल सकते हैं। ओके, तो नाम याद रखिएगा सॉफ्टवेयर का, फीस्ट। ओके, तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि जो फीस्ट है ये एक सॉफ्टवेयर है, इसका निर्माण किसने किया है? तो उसमें ऑप्शन में हो सकता है जरूर हमको इसरो देखने को मिल जाए। ओके, चलिए आगे देखेंगे। मैंने दोस्तों आज की स्लाइड में ना काफ़ी सारे ऐसे ये एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस लगाए हैं, क्योंकि जहां पर मुझे दिख रहा था कि जो खबर है वो ज़्यादा डिटेल्ड नहीं है, और केवल एक एमसीक्यू के माध्यम से उसको जो पूरा है वो किया जा सकता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन फॉर्मेट की स्टाइल में एक लगा दिए हैं 3 से 4 क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पर एक प्रश्न जो है पूछा गया है, एक्टिव डॉट ईवी। क्या पूछा गया है? एक्टिव डॉट ईवी ये एक पहला प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म है। एक्टिव डॉट ईवी क्या है? ये एक तरीके का आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म के आधार पर कार बनाई जाएंगी, गाड़ियां तैयार की जाएंगी। तो ये जो एक्टिव डॉट ईवी प्लेटफॉर्म है, ये किस कंपनी के द्वारा जो है शुरू किया गया है? आइए जरा देखते हैं। क्या ये टाटा मोटर्स के द्वारा शुरू किया गया है एक्टिव डॉट ईवी? क्या ये महिंद्रा
सुजुकी या hyundai? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टाटा मोटर्स का ही एक प्लेटफॉर्म है, नाम क्या है इसका, एक्टिव डॉट ईवी। ओके, तो इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ेंगे, अगला देखते हैं अगली क्या जानकारी हमारे पास यहां पर उपलब्ध है। तो यहां पर दोस्तों एक वैक्सीन का नाम दिया गया है, वैक्सीन का नाम है RS2 वैक्सीन। और ये वैक्सीन किस चीज के लिए बनाई गई है, तो ये वैक्सीन बनाई गई है कोविड-19 के लिए। जिससे पहले कि आप सोचें सर कोविड-19 की वैक्सीन का प्रश्न अब हम क्यों पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी 2-3 साल पहले वैक्सीन वैक्सीन के ही इतने क्वेश्चंस होते थे। देखिए दोस्तों ये वैक्सीन थोड़ी सी खास है, क्योंकि कोविड-19 की जितनी भी वैक्सीन बनाई जाती हैं उन सबको स्टोर करने के लिए, उन सबको रखने के लिए काफी ठंडा टेम्परेचर चाहिए। लेकिन ये जो वैक्सीन तैयार हुई है, नाम क्या है इसका, RS2 वैक्सीन। इसकी खासियत क्या है, ये गर्म तापमान में भी, यानी कि वार्म वैक्सीन है, गर्म तापमान में भी ये वैक्सीन खराब नहीं होगी, ये सरवाइव कर जाएगी। ये इसका दोस्तों सबसे बड़ी खासियत है, इसीलिए ये खबर आई भी और मैं इसको यहां पर आपके लिए लेके आया भी। ठीक है, तो साफ लिखा है कि ये काफी स्टेबल रह सकती है, काफी स्थिर रह सकती है, काफी उच्च तापमान के अंदर भी, जो कि स्टोरिंग में और ट्रांसपोर्टेशन में काफी फायदा रहेगा। उसी के साथ साथ ये जो RS2 वैक्सीन बनाई गई है, जो कि एक गर्म वार्म वैक्सीन है, इसको आखिर बनाया किसने है, तो दोस्तों हमारे इंडिया का सबसे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट IISc बेंगलुरु, इसको हमारे देश में IIT के भी ऊपर रखा जाता है दोस्तों, IISc बेंगलुरु। तो इन्होंने ये RS2 वैक्सीन बनाई है, जो कि एक वार्म वैक्सीन है, गर्म वैक्सीन है कोविड-19 के लिए। उसके बाद दोस्तों आगे हम बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं तो हमको यहां पर एक और प्रश्न देखने को मिल जाता है कि दोस्तों जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मैं आपको ऑलरेडी इसी सीरीज में क्वेश्चन करवा चुका हूं, करंट अफेयर्स पढ़ा चुका हूं, इसलिए मैं कहता हूं सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस और बहुत ज्यादा फैक्चुअल डेटा जो है मिलेगा, जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा आपको काम आएगा। तो बेसिकली जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ISS, काफी सारे देशों ने मिलकर जो है उसको बनाया हुआ है, इंडिया का उसमें कोई रोल नहीं है। चाइना अपना खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना रहा है स्पेस में, 1-2 साल में वो कंप्लीट भी हो जाएगा। इंडिया भी अपना स्पेस स्टेशन बनाने के प्रयास में जुट चुका है। और इंडिया दोस्तों अपना स्पेस स्टेशन कब तक बना देगा, इंडिया का जो समय है स्पेस स्टेशन बनाने का वो है 2035, पहली चीज तो ये याद रखिएगा। और इंडिया का जो समय है चंद्रमा की सतह पर इंसानों को उतारने का वो है 2040। ठीक है, लेकिन फिलहाल तो अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। तो ये तो चलो हो गया, 2035 तक इंडिया अपना स्पेस स्टेशन खुद का बनाना चाहता है। लेकिन क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इंडिया जो अपना स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है उसका नाम क्या रखा गया है। तो बेसिकली नाम पूछा जा रहा है कि इंडिया का स्पेस स्टेशन जो आने वाले समय में बनेगा उसका नाम क्या रखा गया है। तो आइए दोस्तों उसका नाम हम चेकआउट करते हैं। क्या इसका नाम कावेरी स्पेस स्टेशन रखा गया है, या भारतीय स्पेस स्टेशन रखा गया है, या गंगा स्पेस स्टेशन रखा गया है, या व्योम स्पेस स्टेशन रखा गया है। तो दोस्तों इसमें जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारतीय स्पेस स्टेशन। ये इंडिया का स्पेस स्टेशन होगा जिसको 2035 तक स्पेस में बना दिया जाएगा। तो याद रखिएगा भारतीय स्पेस स्टेशन। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्या कहता है यहां पे कहानी, तो दोस्तों अगली हमारी जो यहां पर कहानी है वो क्या कह रही है कि जापान चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला 5वां देश बन गया है। हम यहां पर चंद्रमा की सतह पर उतरने का मतलब इंसानों का उतरने की बात नहीं कर रहे, चंद्रमा की सतह पर अपना लैंडर उतारना है ना। तो जापान 5वां देश बन गया है और इनका जो लैंडर था जो इन्होंने चांद की सतह पर उतारा था उसका नाम क्या था दोस्तों, तो उसका नाम था स्लिम। एक ये दूसरा फैक्ट है। जापान से पहले 4 वो देश कौन से हैं जो चंद्रमा की सतह पर उतर चुके हैं। यूनाइटेड स्टेट्स का अपोलो मिशन था, उसमें तो उन्होंने इंसानों को ही उतार दिया था सीधे चंद्रमा पर।
उसके बाद दोस्तों सोवियत यूनियन यानी कि सोवियत संघ, जिसे आप आज के टाइम पर रशिया के नाम से जानते हैं, ये अपना लैंडर ये पहुंच चुके हैं मून पर। चाइना दोस्तों मून पर पहुंच चुका है, और हमारा प्यारा भारत भी दोस्तों मून पर जो है पहुंच चुका है। जापान पांचवा देश बना है। अब आपको सोचने में लग रहा होगा सर जापान तो हमसे 20 साल तकनीक में आगे है, तो जापान को इतना समय कैसे लग गया? जापान थोड़ा सा इंडिया के कंपैरिजन में देर में भले ही आया है, बट बहुत सटीकता से आया है। जितने भी आप ये चार देश देख रहे हो ना, इनकी राम 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 करके लैंडिंग हुई थी, मतलब रिस्क था लैंडिंग में। परंतु जो जापान ने लैंडिंग करवाई है, तो जापान ने अपनी लैंडिंग करवाने के लिए जिस तकनीक का यूज किया है वो कौन सा है? पिन पॉइंट लैंडिंग टेक्नोलॉजी। पिन पॉइंट मतलब होता है बिल्कुल सटीक, कि जहां सोचा था वहीं पर ही उतारा। जैसे उदाहरण देता हूं मैं आपको, प्रैक्टिकल समझाता हूं। जितने भी ये चार देश हैं, जैसे कि इंडिया की मैं कंपैरेटिवली बात करूं, सबसे लेटेस्ट में अभी इंडिया ही है, तो इंडिया ने जहां पर अपना लैंडर उतारने के लिए चंद्रमा पर जो लोकेशन डिसाइड करी थी, उस लोकेशन का जो ओवरऑल दायरा था दोस्तों, वो 10 किलोमीटर था। कितना था? 10 किलोमीटर। यानी कि एक 10 किलोमीटर दोस्तों काफी बड़ा एरिया होता है। अब 10 किलोमीटर के एरिया में हमें कहीं ना कहीं जो है उसको उतारना है अपने लैंडर को। तो हम 10 किलोमीटर तक का साइज लेके चलते हैं कि भैया इस इलाके में कहीं भी हम इसको उतार देंगे, ठीक है। तो ये उतनी सटीक लैंडिंग नहीं है। 10 किलोमीटर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट कर देते हो तो कितने मीटर हो गए? 10,000 मीटर का इलाका आप लेके चले थे, और 10,000 मीटर में जहां उतर जाए वहां बढ़िया। परंतु ये जो जापान की पिन पॉइंट लैंडिंग टेक्नोलॉजी है, इसमें ये लोग 10 किलोमीटर तक का इलाका तो लेके ही नहीं चल रहे थे, बिल्कुल सटीक जो सोचा था वैसा ही किया। पिन पॉइंट लैंडिंग टेक्नोलॉजी में जापान ने मात्र 100 मीटर की जगह डिसाइड करी थी चंद्रमा पर। चंद्रमा पर 100 मीटर, और बाकी देशों ने 10,000 मीटर। 100 मीटर तो बहुत सटीक चीज हो गई साहब। मून पे आप लैंडिंग कर रहे हो और आपने 100 मीटर का दायरा डिसाइड किया है और आपने वहीं लैंडिंग करवा दी, तो मतलब एकदम सुप्रीम टेक्नोलॉजी है आपकी। और यही टेक्नोलॉजी क्या है? पिन पॉइंट लैंडिंग टेक्नोलॉजी। और इसमें जो सेफ्टी थी वो बाकी देशों की तुलना में कहीं ज्यादा थी। ओके, तो आई होप कि जापान की इस कामयाबी के बारे में आप पढ़ चुके हैं, समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद दोस्तों अगली खबर देखें, तो अगली खबर क्या कहती है? यहां पर इसरो की एक सैटेलाइट की बात हो रही है, इनसैट 3DS। इनसैट 3DS, अभी आऊंगा कैसे याद करना है दोस्तों। ये एक तरह का मौसमी उपग्रह है, यानी कि मीटरोलॉजिकल सैटेलाइट है। मीटरोलॉजिकल यानी कि अर्थ पर जो मौसम है, जो वेदर है, बेसिकली उस कंडीशन की जानकारी ये हमको देगा। और खास तौर पे इंडिया के मौसम के नजरिए से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और काफी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से ये लेस है। तो मीटरोलॉजिकल सैटेलाइट है, मौसम संबंधी उपग्रह है। और इस सैटेलाइट को, इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन है, पहली बात तो सैटेलाइट का नाम, और जस्ट इन केस अगर क्वेश्चन टेढ़ा हुआ और इस किस लॉन्च व्हीकल में इसको भेजा गया था। वैसे तो बहुत रेयर चांस है कि वो आपसे लॉन्च व्हीकल का नाम पूछ ले, परंतु मैंने इसमें लॉन्च व्हीकल अर्थात रॉकेट का नाम भी लिख दिया है जिसमें ये सैटेलाइट गई थी, और सैटेलाइट का नाम भी। रॉकेट का नाम है GSLV F14। तो देखो GSLV तो अपना ताकतवर है ही, और F14 तो F14 रेसिंग कार से हम लगा सकते हैं स्पीड के चलते। और सबसे इंपॉर्टेंट है सैटेलाइट का नाम याद रखना। देखो इनसेट, ये तो नाम आपने सुना होगा। जमाना 3D का चल रहा है, वैसे तो जी में तो 4G 5G भी आ गया है, लेकिन डी में तो अभी हम 3D में ज्यादातर देख रहे हैं। इनफैक्ट हम सबके घरों पे तो ज्यादातर 2D ही टीवी है, तो 3D का थोड़ा जमाना है। और आगे हम लगा देते हैं एस। एस का मतलब आप याद कर लो कुछ भी, सर्वश्रेष्ठ, सुप्रीम, जैसा भी आप याद करना चाहें। तो क्योंकि इसमें भी क्या है, इसमें भी वैरायटी है। जैसे कि एक तो सिंपल इनसेट 3 करके है, एक इनसेट 3 नहीं, एक नॉर्मल क्या है, सुनना। एक तो है आपका इनसेट 3D, एक है आपका इनसेट 3D लिखा, इसके आगे लगा दो R। एक है आपका इनसेट 3D सेम टू सेम, R की जगह लगा दो S। तो अभी कौन सा वाला लॉन्च हुआ है? इनसेट 3DS।
तो कंफ्यूज कर सकता है, तो कंफ्यूज होना नहीं है, लास्ट में लगा हुआ एस, एस मतलब सर्वश्रेष्ठ, सुप्रीम, ऐसे आप याद रख सकते हैं, आपका काम हो जाएगा, क्योंकि सैटेलाइट वगैरह के लॉन्चिंग के क्वेश्चंस बने हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा बेसिक सी चीज है, आप सभी ने इंडिगो एयरलाइंस के बारे में सुना होगा, इंडिया की सबसे बड़ी फ्लाइट मतलब सबसे बड़ी एयरलाइन है इंडिया की, इंडिगो, है ना। तो इन्होंने बेसिकली क्या है, एक रिकॉर्ड बनाया है, मतलब एक रिकॉर्ड बनाया है, और ये भारत की पहली एयरलाइन कंपनी है जिन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। काय का रिकॉर्ड बनाया है? एक वर्ष में 100 मिलियन पैसेंजर, कितने पैसेंजर? एक वर्ष में 100 मिलियन, 10 मिलियन में 1 करोड़ होता है, 100 मिलियन में 10 करोड़ हो गए, यानी कि इंडिगो एयरलाइन ने एक वर्ष के अंदर 10 करोड़ लोगों को हवाई यात्रा करवाई है, और ये किसी भी इंडियन एयरलाइन कंपनी के लिए रिकॉर्ड है, आज तक कोई भी ये रिकॉर्ड नहीं बना पाया है। इसी के साथ साथ दोस्तों 2023 में जो इंडिगो एयरलाइन है, इन्होंने एक दिन में यानी कि प्रतिदिन 2000 फ्लाइट चलवाई हैं, ये भी अपने आप में रिकॉर्ड है, ऐसा भी आज तक भारत की किसी भी एयरलाइन कंपनी ने नहीं किया। तो एक रिकॉर्ड क्या है कि एक साल में 100 मिलियन से ज्यादा पैसेंजर्स को इन्होंने ट्रेवल करवाया है, और दूसरा रिकॉर्ड क्या है कि 2023 के अंदर प्रतिदिन इन्होंने कितनी फ्लाइट चलवाई है, एक बार में 2-2 हजार फ्लाइट जो है चलवाई है। ओके, तो ये इंडिगो का ये क्वेश्चन आप याद रखें, ये तो इसके बनने की चांसेस उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन मन नहीं माना तो उसको हमने इंक्लूड कर लिया। उसके बाद दोस्तों इसरो अपने स्पेस स्टेशन पे तो काम कर ही रहा है, भारतीय स्पेस स्टेशन, उसका क्वेश्चन अभी हमने देखा था। परंतु यार एक मुझे बात बताओ, इसरो जितना भी सामान ऊपर भेज रहा है, स्पेस स्टेशन भेज रहा है, अब मुझे एक बात बताओ, स्पेस स्टेशन ऊपर भेजने के लिए, वहां पर उसको सेटअप करने के लिए क्या आपको लॉन्च व्हीकल हैवी नहीं चाहिए? लॉन्च व्हीकल भी तो आपको हैवी चलेगा। पीएसएलवी तो हम यूज नहीं करते, वो तो छोटी मोटी सैटेलाइट्स के लिए यूज करते हैं, जीएसएलवी यूज होता है ज्यादातर, लेकिन जीएसएलवी में भी इतना दम नहीं है कि पूरा एक स्पेस स्टेशन का जो माल है वो स्पेस में पहुंचा सके। तो अब जो इसरो है वो अपने एक नए किस्म के लॉन्च व्हीकल पर काम कर रही है। तो वही आपसे पूछा गया है कि इस लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है, क्या पीएसएलवी है? तो देखो भैया पीएसएलवी तो होगा नहीं, जीएसएलवी भी नहीं होगा, दो बचे हैं केएसएलवी और एनजीएलवी। सोच के देखो आपका मन काय में जाता है। जो सही आंसर है दोस्तों वो है एनजीएलवी। अब ये एनजीएलवी का मतलब क्या है? तो एनजीएलवी का दोस्तों मतलब है नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। ये किसका नाम है? ये एनजीएलवी का नाम है, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। ये है दोस्तों इसरो का भविष्य, और इसके माध्यम से हम बड़ी बड़ी भविष्य में सैटेलाइट्स भेजना हुआ, या मून पर जो हमने मिशन भेजे हुए हैं वहां से सैंपल कलेक्ट करके लाना हुआ, या फिर 2035 तक इसरो जो अपना स्पेस स्टेशन सेटअप करने का प्रयास कर रही है, चाहे वो हुआ, ठीक है। तो ये सारे काम अब कौन करवाएगा? पीएसएलवी जीएसएलवी की जमाने अब जाने वाले हैं, अब कौन सा आने वाला है? एनजीएलवी। लेकिन अभी कुछ नहीं करते तो इसमें 5 साल तो लगेंगे इसके बनने में। उसके बाद दोस्तों आगे देखें, अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है। अगला प्रश्न भी एक क्वेश्चन फॉर्मेट में डिजाइन है। दोस्तों ओला का नाम हम सभी ने सुना है, और ओला के जो सीईओ हैं भावेश अग्रवाल, इन्होंने एक एआई स्टार्टअप लॉन्च किया है। अब ओला अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो इन्होंने एक एआई कंपनी लॉन्च कर दी है, एक एआई स्टार्टअप लॉन्च कर दिया है, तो उसका नाम पता होना दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्या नाम है इसका? कृत्रिम, हेक्टर, तकनीक, या ब्लेज? क्या आपको नाम लग रहा है क्या हो सकता है? ओला के जो फाउंडर हैं भावेश अग्रवाल, क्या नाम रखा होगा उन्होंने अपनी एआई स्टार्टअप कंपनी का? तो दोस्तों जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कृत्रिम नाम जो है इसका बेसिकली रखा गया है। अगर आप देखो तो आर्टिफिशियल का हिंदी होता है कृत्रिम, कहते हैं ना कृत्रिम, तो वैसा ही नाम रखा गया कृत्रिम, ठीक है, आर्टिफिशियल का हिंदी शब्द। तो दिस इज द राइट आंसर, इसको आप याद रखिएगा। ओके, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या कहता है?
तो अगला प्रश्न कहता है, ये भी एक क्वेश्चन स्टाइल में डिजाइन किया है, कि इसरो का दोस्तों एक मिशन है जिसका नाम है एक्सपोसैट मिशन। और अभी हम पीछे सैटेलाइट का नाम क्या पढ़ के आए हैं, इन सैट, 3D का जमाना है, और सुप्रीम तो 3DS, याद आया। तो ऐसे ही दोस्तों इसरो का एक मिशन है एक्सपोसैट मिशन। तो आपको ये बताना है ऑप्शंस देख के कि ये जो एक्सपोसैट मिशन है इसका संबंध किस चीज से है, एक्सपोसैट मिशन का। तो एक बार आइडेंटिफाई करें। एक्सरे जो किरणें होती हैं उनके एमिशन को स्टडी करना है, उनके उत्सर्जन को स्टडी करना है, क्या ये उद्देश्य है एक्सपोसैट मिशन का। या फिर जो चंद्रमा पर जो सूर्य पर रिएक्शंस हो रहे हैं, है ना, क्रियाएं हो रही हैं अलग अलग, क्या उसको स्टडी करना है। या मार्स ग्रह का अध्ययन करना है, मार्स की स्टडी करना है। या फिर जो इंटरस्टेलर स्पेस होती है, अंतर तारकीय अंतरिक्ष, उसकी स्टडी करनी है। अगर आपको नहीं पता इंटरस्टेलर स्पेस क्या होता है तो समझना, अगर आप हमारे सौर मंडल के, सोलर सिस्टम के बाहर चले जाते हैं सारे ग्रहों को पार करके, तो उसके बाद जो स्पेस शुरू होती है वो इंटरस्टेलर स्पेस शुरू होती है। ओके, तो इसका दोस्तों एक्सपोसैट मिशन का आपको क्या आंसर लग रहा है अपने मन में, आप जरूर जवाब दें। एक्सपोसैट मिशन का जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो है ए, यानी कि जो एक्सरे किरणें निकल रही हैं, एक्सरे के अलावा जो कोई अदर रेडिएशंस जो निकल रही हैं, कहां से निकल रही हैं, अरे भैया यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, कोई स्टार भी हो सकता है या ब्लैक होल भी हो सकता है, तो इनसे जो है रेडिएशंस निकलती रहती हैं। इनफैक्ट ब्लैक होल में से रेडिएशन निकलती है या नहीं निकलती है, इसके ऊपर स्टीफन हॉकिंग ने रिसर्च करी थी। और ब्लैक होल से जो तरंगें निकलती हैं, जो रेडिएशंस निकलती हैं, उनको हॉकिंग रेडिएशन, यानी कि स्टीफन हॉकिंग के नाम पे ही जो है उनको जाना भी जाता है। तो ऐसी रेडिएशंस जो यूनिवर्स में हमारे निकल रही हैं उनको स्टडी करेगा एक्सपोसैट मिशन। किसका है, इसरो का है। ओके, उसके बाद दोस्तों आगे देखें, आगे एक और प्रश्न है हमारा यहाँ पर। एक मिशन है दोस्तों इनफ्यूज, मिशन का नाम क्या है, इनफ्यूज। तो आपसे सिंपल पूछता है कि जो इनफ्यूज मिशन है इसका जो संबंध है वो कौन सी स्पेस एजेंसी से है। क्या ये नासा से है, अमेरिका की है नासा, या ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी से है, या कनाडा की स्पेस एजेंसी से है, या इंडिया की इसरो से है। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है नासा, यानी कि ये जो मिशन है इनफ्यूज मिशन, ये किस एजेंसी का है, ये नासा का है। मैंने जो क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत ही नहीं थी, सीधा उठा के क्वेश्चन था, उसको मैंने क्वेश्चन का थोड़ा सा रूप जो है यहां पर दे दिया है। ठीक है, अच्छा, जैसे कि अब ये क्वेश्चन है, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये भारत के निर्वाचन आयोग से, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बीते समय में एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था जिसका नाम क्या था, एनकोर। क्या नाम है दोस्तों इसका, एनकोर। फुल फॉर्म देखें, लिखा है मैंने आपके लिए यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है, इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम एनवायरमेंट। ये बेसिकली देखो, ये जो ऐप तैयार किया है ना एनकोर, ये बेसिकली इंडिया में इलेक्शन से संबंधित सारी जानकारी का डेटा कलेक्ट करेगा। यानी कि हर काम इलेक्शन से संबंधित क्या हो गया, डिजिटल हो गया, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये एनकोर सारी समस्याओं का एक समाधान आप कह सकते हो, जिसको भारत के निर्वाचन आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। ऐप का नाम याद रखिएगा, सॉफ्टवेयर का नाम याद रखिएगा, क्या है, एनकोर। क्या है, एनकोर। जहां पर सी का मतलब क्या है, जहां पर सी का मतलब है कम्युनिकेशन। ठीक है, कभी कभार ऐसे भी तो पूछ लेता है ना कि एनकोर में सी का मतलब क्या है, या एन कोर में ई का मतलब क्या है ना। तो इस तरीके से वो पूछ सकता है, जो इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं उनको पूछ लेता है। पहले भी बने हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। आगे देखें दोस्तों, सरकार ने भारत का पहला एआई आधारित एग्रीकल्चर न्यूज मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस सॉल्यूशन का एक ऐप तैयार किया है जिसका नाम है कृषि 24x7। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वापस सुनो। इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज होती हैं, या जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, या जितना भी इंपॉर्टेंट डेटा होता है, उस सभी चीजों के लिए एक कॉमन ऐप तैयार कर दिया है। कॉमन ऐप तो नहीं कहूंगा इसको, मैं एक वेबसाइट कहूंगा, और इसका नाम रखा गया है दोस्तों कृषि 24x7। तो इसका नाम बदल के आपसे पूछा जा सकता है कि कहीं इसका नाम एग्री 24x7 तो नहीं है, कहीं इसका नाम किसान 24x7 तो नहीं है, कहीं इसका नाम जो है क्रांति 24x7 तो नहीं है।
परंतु इसका सही नाम दोस्तों क्या है? सही नाम है इसका कृषि 24x7। और इसमें खासियत क्या है? कृषि आधारित वेबसाइट तो बहुत बनी है, परंतु ये पहली कृषि आधारित वेबसाइट है जो कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। ठीक है, और इसके लिए सरकार ने कौन सी कंपनी से टेक्निकल हेल्प और सपोर्ट लिया है? तो वो है गूगल से। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर दोस्तों देखते हैं। अगली खबर क्या है? ये भी एक तरीके का क्वेश्चन ही है। ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इन्होंने बेसिकली दोस्तों इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इससे बड़ी तो कोई बॉडी नहीं है इंडिया में मेडिकल के साइंस के लिए। तो पूरे देश में दोस्तों कई सारी डायग्नोस्टिक लैब होती हैं जहां पर आप जाके अपनी खून की जांच या अलग प्रकार की जांचें जो है करवाते हैं। तो ऐसी डायग्नोस्टिक लैब्स का पता लगाने के लिए एक कॉमन ऐप जो है ICMR ने तैयार कर दिया है कि किसी को भी अपने आसपास अपने निकटतम किसी भी लैब की कोई भी जानकारी चाहिए। अभी तक ऐसा कोई ऐप लिटरली था नहीं। गूगल लोकेशन की अगर आप बात करें तो गूगल लोकेशन पर जो है बेसिकली सिंपली आपको उस जगह की लोकेशन पता चलती है, लेकिन वो लैब वहां पे कौन कौन से टेस्ट होते हैं हर एक डिटेल आपको इस माध्यम से जो है मिलेगी। तो ICMR ने एक इस तरीके का ऐप जो है तैयार कर दिया, एक सॉफ्टवेयर जो है तैयार कर दिया है जो इंडिया में मौजूद प्रत्येक डायग्नोस्टिक लैब को उसका डेटा रखेगा, उसकी लोकेशन आपको बताएगा, वहां पर मिलने वाली जो सर्विसेज हैं, जो सेवाएं हैं वो आपको बताएगा, सब कुछ एक सॉफ्टवेयर एक ऐप के अंदर। इसका नाम दोस्तों क्या रखा गया, बस वो आपको पहचानना है, दिव्य, द्विज, दिशा या दान। आप अपने दिमाग में प्रयास करिए, जो सही आंसर है दोस्तों इसका वो है दिशा। दिशा जो है नाम इस ऐप का रखा गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। ओके दोस्तों, तो यहां आगे बढ़ने के लिए अब हमारे पास नहीं बचा है, यहां पर होता है आज के समाचार समाप्त। तो मुझे आज बताइएगा, मैंने आज काफी सारे क्वेश्चंस भी इंक्लूड करे हैं और क्वेश्चन का मैंने रीजन आपको बता दिया है कि मैंने क्यों क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है, ताकि जो करंट अफेयर बिल्कुल वन लाइनर है, उसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है, तो उसको मैंने क्वेश्चन के फॉर्मेट से बना के आपके लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना दिया है। बाकी जो न्यूज़ जिसमें कम से कम 3 से 4, 2 से 3 लाइनें होती हैं समझाने के लिए, उनको मैंने सिंपलिस्टिक स्क्रीन पर जैसे मैं लगाता हूं डिटेल में उसको लगाया है। परंतु आप एक चीज देखेंगे कि यहाँ पर हम करंट अफेयर को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं कर रहे, क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा किसी करंट अफेयर को एक्सप्लेन करते हैं तो जितनी उसी क्षण तो वो याद रहती है, परंतु उसके भूलने के चांसेस और ज्यादा हो जाते हैं। तो जितना एमपीपीएससी में पूछता है बिल्कुल उतना ही सटीकता से वर्ड टू वर्ड जो है हम अपनी इस पूरी सीरीज में करंट अफेयर्स साइंस एंड टेक यूनिट 7 और 9 से संबंधित करंट अफेयर्स को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों कभी भी ये गलती मत करिएगा कि एमपीपीएससी में तो करंट अफेयर केवल यूनिट नंबर 8 में आती है। अरे यूनिट नंबर 8 में करंट अफेयर आती तो है, लेकिन करंट अफेयर किसी ना किसी मुद्दे की तो आएगी ना। तो यूनिट 7 और 9 में जो साइंस एंड टेक का पोर्शन है वहां से संबंधित भी करंट अफेयर आता है, हर साल आता है। तो वो जनरली लोगों का गलत हो जाता है, तो हमको वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी। जैसे खासतौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वो एनकोर ऐप आया था ना, तो इस प्रकार से सैटेलाइट आई, इनसेट 3DS सैटेलाइट आई, तो ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। अब दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मुलाकात करूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।